नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं और चुनावी चौसर में आज फिर से बातचीत होगी मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस दी है। चुनाव आयोग ने बयान भी जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होंगे, जिसके बाद से ही सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्र में नेताओं के दौरे लगातार जारी है। तो चलिए इन्हीं दौरों की सियासत पे ये चुनावी चौसर शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस 15 सीटों के लिए तो अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन बाकी 13 सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी में माथापच्ची जारी है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए हैं। इधर बीजेपी की ओर से यह तय है कि कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले पूर्व विधायक ही उनके कैंडिडेट होंगे। हालांकि 3 सीटों पर बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करना है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रचार अभियान चरम पर है। बैठक, रैली और रोड शो जारी हैं। रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जीत हार के दावे तेज हो गए हैं। इंतजार बस चुनाव की तारीखों के ऐलान और प्रत्याशियों की टक्कर का है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 28 में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बाकी 13 सीटों पर माथापच्ची जारी है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में आला नेताओं से चर्चा के बाद कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए अपने सर्वे को आधार बनाया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का दावा है कि प्रदेश के मतदाता उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। झूठ की राजनीति बहुत हो गई। अभी आगे आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। आज की मतदाता बहुत समझदार है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मध्य प्रदेश के भविष्य का एक नया नक्शा बनाएंगे। इधर बीजेपी की ओर से ये तय है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायकों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। कैंडिडेट घोषित करने के सवाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि उनके तो प्रत्याशी तय हैं और वो प्रचार प्रसार में जुटे भी हैं। हालांकि बीजेपी को अभी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करना है, जहां विधायकों के निधन के चलते सीटें खाली हुई हैं। उसमें क्या दिक्कत है? अधिकृत ही सब काम कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से कैंडिडेट को लेकर तस्वीर तकरीबन साफ है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिनों में कांग्रेस भी बचे हुए प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ कर सकती है। फिलहाल दोनों दलों में सत्ता वापसी और सत्ता बचाने को लेकर रणनीतियां बनाने का दौर जारी है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मंथन जारी है। प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची कांग्रेस पे भी देखी जा रही है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जो कांग्रेस से शामिल हुए हैं उनका टिकट तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि हमारे प्रत्याशी तय हैं और अब चुनावी तैयारियां तेज है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, ये चुनावी चौसर बेहद दिलचस्प होने जा रही, क्योंकि जो दाव पेच लगातार चले आ रहे हैं ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अब सत्ता का सुपर ओवर बेहद दिलचस्प मोड़ पे है। उपचुनाव की तारीखों का बस ऐलान होना है, लेकिन प्रत्याशियों को अगर देखें तो 15 चेहरे तो कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुके हैं। बीजेपी में ये तय माना जा रहा है कि जो 22 आए थे और जो बाकी और भी आए हैं वो भी चेहरे हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रत्याशी तय करेंगे जीत या हार, या फिर चेहरे बड़े चेहरे हैं यहां पर? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो कम से कम औपचारिकता जरूर चुनावी चेहरों को लेकर जो चयन है उसको लेकर जरूर पूरी करनी होगी, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में 28 में से लगभग 25 चेहरे ये तय माने जा रहे हैं कि बीजेपी जिन पर दाव खेलेगी। लिहाजा आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान था ये बिल्कुल साफ करता है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो चेहरे चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं और अपने चुनाव के लिए पूरा जीतोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व विधायकों को बीजेपी फिर से मौका देगी। लगभग ये स्थिति पूरी तय मानी जा रही है। इनमें
उनमें से एक आध दो नाम अगर इधर उधर होता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर निर्भर करेगा कि अपनी पसंद के किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। बीजेपी को अगर मशक्कत करनी है तो 3 सीटों पर सबसे ज़्यादा मशक्कत करनी है, जिसमें ब्यावरा, जौरा और आगरमालवा की सीट है। यहाँ पर जो औपचारिकता बीजेपी की ओर से होती है नामों के पैनल को लेकर या फिर प्रदेश चुनाव समिति को लेकर, वो ये माना जा रहा है कि वो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद की जाएगी। पर लेकिन इस बार उपचुनाव में सत्ता की वापसी का जो कहना चाहिए कि कांग्रेस जो एक ख्वाब देख रही है उसको लेकर कांग्रेस ज़्यादा गंभीर नजर आती है, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस की जो रणनीति हुआ करती थी, हमने देखा है कि पिछले कई चुनावों में कांग्रेस चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती थी। पर इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं, लिहाजा प्रत्याशियों को ज़्यादा मौका कांग्रेस देना चाहती है और कोरोना महामारी के चलते जनसंपर्क या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तमाम बाधाएं प्रत्याशी के लिए प्रत्यक्ष तौर पर चुनावी मैदान में जाने को लेकर है। लिहाजा कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं आज दोपहर में लगभग 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इस बार कांग्रेस में टिकट का आधार बिल्कुल भी अलग होगा। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, तमाम ऐसे दिग्गज नेता थे जिनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा गया था और उसके बाद में टिकटों के वितरण जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा किए जाते थे। 15 साल के रिकॉर्ड सबने देखे थे, पर लेकिन 2018 में जिस तरीके से कमान कमलनाथ ने संभाली थी, लगभग उसी तर्ज पर अब उनके निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर टिकट बंटवारे को सर्वे एक सबसे बड़ा आधार बताया है। 3 बार कमलनाथ ने सर्वे कराया है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, जिसमें सर्वे में जनता की पसंद के उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही जा रही है जो कि जिताऊ चेहरा हो। लिहाजा 15 उम्मीदवारों की जब सूची जारी की गई थी तृप्ति, तो उनमें ज़्यादातर ऐसे चेहरे थे जो कि बीजेपी या फिर बहुजन समाज पार्टी से आए थे। पर लेकिन कांग्रेस को यह लगता था कि इन चेहरों पर दाव लगाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिंबल पर ये जीत कर आ सकते हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया। अब 13 सीटों पर मशक्कत बाकी है। 13 वो सीट है जहाँ पर दिग्गजों के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने हैं। चाहे हम गोविंद राजपूत की बात करें या फिर जो दूसरे अन्य चेहरों की बात करें, मुरैना में समावरी एदल सिंह कंसाना है, इसके अलावा और इनमें से ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं कि जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले हैं। इनमें से हाल ही के दिनों में कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन थामा, इसलिए माना जा रहा है कि सिंगल नाम के 5 से 6 पैनल जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में रहकर तय की है। इसके अलावा कुछ नामों पर अंतिम चर्चा जो है वो दिल्ली में की जाएगी। एक सीट ऐसी है जहाँ पर दिग्विजय सिंह से सलाह मशवरा की जाएगा, ब्यावरा, जो कि उनके पूर्व लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आती है। लिहाजा ब्यावरा जहां पर दिग्विजय सिंह का दखल है वहां पर उनकी पसंद के उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट दे सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तो अंतिम दौर में कांग्रेस का मंथन है। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर गए तो यह माना जा रहा है कि आज और कल जब बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे, 26 तारीख को जब वापस भोपाल आएंगे तो लगभग तस्वीर कांग्रेस की 28 नामों को लेकर पूरी तरह साफ हो चुकी होगी। और कांग्रेस थोड़ी आगे इसलिए भी दिख रही है सुधीर, क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये भी माना जाएगा कि जितने चेहरे जो जिस टिकट पर कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनकर आए थे वो सारे के जो है वो जो चुनाव में आने वाले हैं वो बीजेपी के पास चले जा चुके हैं और बीजेपी उनको ही उम्मीदवार अगर बनाएगी तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ये हो जाती थी कि प्रत्याशी क्या करें। हालांकि पिछले बार अगर पसंद नापसंद देखा गया तो इस बार जो चुनावी मैनेजमेंट है या पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहा जाए तो इस बार चलनी सिर्फ कमलनाथ की है, यही नजर आ रहा है अगर दिल्ली के दौरे को भी देखा जाए तो। देखिए निश्चित तौर पर, और कमलनाथ केवल अपने मन की कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव जीतना है, सरकार में वापसी लानी है, लिहाजा सबको साथ लेकर चलना होगा, सबकी बातें भी माननी होगी, पर लेकिन जिताऊ चेहरे को ही टिकट देना होगा, ये क्राइटेरिया कम से कम कमलनाथ ने जरूर तय किया है। अगर बात की जाए तो सर्वे जो बड़े सर्वे आधार बनाए गए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सर्वे कराया गया था, इसके अलावा जो कांग्रेस की जो इंटेलिजेंस की जो विंग है उसके द्वारा भी एक सर्वे कराया गया था और एक प्राइवेट एजेंसी को भी इस पूरे मामले पर लेकर सर्वे की जिम्मेदारी दी गई थी कि जनता के बीच में जाकर किस तरीके से जनता किस चेहरे को जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर देखती है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर का चेहरा हो या फिर कांग्रेस के बाहर गैर बीजेपी का चेहरा हो, जिसको कांग्रेस अपने खामे में पाले में लाने की तैयारी कांग्रेस लगातार कर रही है। और बीजेपी की बात करें सुधीर, सफल भी कांग्रेस बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा लेकर ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा लेकर सामने आ रही है, लेकिन प्रत्याशी कहीं देखा जाए तो कुछ प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है जिसमें गिरिराज दंडोतिया बेहद मुश्किल में दिखाई पड़ते हैं।
देखिए, लगभग बीजेपी के अगर वर्तमान जो उम्मीदवार हैं, हमने देखा था कि किस तरीके से उनका विरोध जो है क्षेत्र में देखने को मिला था, चाहे मुरैना की बात दिमनी विधानसभा की जो आप कर रही है, या फिर अम्बा से कमलेश जाटव की बात हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कई अन्य प्रत्याशी थे उनका विरोध क्षेत्र के अंदर देखने को मिला था। पर लेकिन इस बार चुनावी प्रचार में इन प्रत्याशियों के चेहरे से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा प्रमुख है बीजेपी के लिए। लिहाजा बीजेपी प्रत्याशियों के चयन से ज्यादा अपने प्रचार की रणनीति को अपने स्तर पर आगे बढ़ा रही है। बीजेपी को लगता है कि सरकार के कामकाज और जो हितग्राहियों को लेकर लगातार जो आयोजन किए जा रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और एक बड़ा मुद्दा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल आने के बाद में उनका जो चेहरा है, जो कांग्रेस के लिए 2018 में एक फायदेमंद चेहरा साबित हुआ था, उस चेहरे की बदौलत इस क्षेत्र में जो विरोध है प्रत्याशियों का, उसको शांत कर लिया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो विरोध के बावजूद भी लगभग इन उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना लगभग पूरी तरीके से तय माना जा रहा है, क्योंकि विरोध इनका प्रचार के दौरान हो रहा है। अपने क्षेत्र में जाकर ये जनता से वोट मांग रहे हैं, क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रहे हैं, उस दौरान ये विरोध देखने को मिल रहा है। तो इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि कम से कम चुनावी मैदान में टिकट तो इन्हीं को मिलना होगा। और बीजेपी की रणनीति केवल विरोध शांत करने को लेकर है, बजाय टिकट बदलने को लेकर। पर कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के सामने असमंजस की स्थिति है। कहा जा रहा है कि बदनावर पर जो राजवर्धन दत्ती गांव थे, वहां पर जो कांग्रेस के बीजेपी के पूर्व विधायक है भंवर सिंह शेखावत, अगर उनको लेकर बात फाइनल होती है तो उनको टिकट कांग्रेस दे सकती है। लिहाजा वहां की सीट को होल्ड रखा गया है। लगभग इसी तरीके की स्थिति जो है वो अन्य सीटों पर भी नजर आती है। चाहे हम ग्वालियर पूर्व की बात करें, जहां पर हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़कर जो पूर्व प्रत्याशी थे वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, सतीश सिकरवार सिंगल नाम का पैनल उनका माना जा रहा है। तो लगभग इसी तर्ज पर सारे प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस ने किया है, जिस पर अब जब कमलनाथ दिल्ली गए हैं तो केंद्रीय नेताओं से चर्चा करेंगे। ब्यावरा सीट को लेकर दिग्विजय सिंह से भी चर्चा होगी और उसके बाद में नामों को अंतिम रूप देने के बाद में सूची जो है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो देखना है कि कांग्रेस की जो चुनावी मैनेजमेंट की रणनीति है वो उपचुनाव में काम आती है। ये बीजेपी जिस लोकप्रियता को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सामने लाकर विकास के कामों के दावे पर वोट मांग रही है जनता से, तो चेहरे काम आते हैं, रणनीति काम आती है, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। और लगातार अपडेट इस पर आप तक हम पहुंचाएंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में किसान पॉलिटिक्स का सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, जहां चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो या फिर संसद ने पारित किसान संबंधी बिल का मुद्दा, मध्य प्रदेश में इन पर जमकर सियासत हो रही है। अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से राजनीतिक दल एक दूसरे की घेराबंदी कर किसान हितैषी बनने की कोशिश में जुटे हैं। देश की संसद में हाल ही में किसानों से संबंधित 3 बिल पारित हुए हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई इसे किसान हितैषी बता रहा है तो कोई किसान विरोधी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल को किसानों के हित में बताया है, जबकि इसका विरोध करने वालों को किसान विरोधी कहा है। सीएम शिवराज ने आरोप लगाया कि झूठ बोलना और भ्रम फैलाना कांग्रेस की फितरत है। पलटवार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी राज और शिवराज के राज में हुई किसानों की आत्महत्या याद दिलाई है। ये केवल मोदी जी का विरोध नहीं है, ये किसानों का विरोध है, जिसको देश का किसान और मध्य प्रदेश का किसान कभी सहन नहीं करेगा। ये तीनों बिल किसान हितैषी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए का हम इसके लिए अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई मोदी सरकार में और सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई किसानों की शिवराज जी की सरकार में, और ये कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं। इधर मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी को लेकर भी सियासत जोरों पर है। सरकार ने पहले विधानसभा में माना कि किसानों की कर्जमाफी हुई है, लेकिन जब कांग्रेस ने इसे कैश करने की कोशिश की तो सरकार ने फौरन पलटी मार दी। बीजेपी सरकार अब ये कह रही है कि कांग्रेस ने किसान कर्जमाफी का अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसे लेकर कांग्रेस और हमलावर हो गई है। कमलनाथ ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। कहते रहे कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब विधानसभा में परसों उनके ही मंत्री, उनके ही गवर्नमेंट ने अपने सिग्नेचर के साथ, अपने हस्ताक्षर के साथ पेश करी कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ ने सरेआम कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है। तो ये सरेआम झूठ बोला। हुआ क्या 2 लाख तक का कर्जा माफ? तो धोखा कमलनाथ ने और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने दिया है, और इसलिए इनके खिलाफ किसान भाई हर वर्ग जाके FIR कराए।
दरअसल किसानों की कर्ज माफी के वादे ने ही कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने इसे निभाने का दावा भी किया है। इधर सिंधिया और उनके समर्थकों के पाला बदलने से कांग्रेस सरकार गिर गई, लेकिन किसान कर्ज माफी का मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है जो उपचुनाव में मुद्दा बना हुआ है और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसे कैश करने की कोशिश में लगे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव वाले बमोरी, सांवेर समेत कई जिलों के ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर से वर्चुअली बात की है। उनसे ये जानने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के जरिए उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। स्ट्रीट वेंडर्स ने भी सीएम को बताया कि 10,000 रुपए की सहायता से उनकी जिंदगी लॉकडाउन के बाद दोबारा पटरी पर आई है। सीएम शिवराज ने इस दौरान बैंक से जुड़े अफसरों को आश्वस्त किया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लोन की गारंटी सरकार लेगी, साथ ही उनकी रकम के ब्याज की अदायगी भी सरकार ही करेगी। सरकार ने प्रदेश के 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स को निजी बैंकों से 10,000 रुपए का ऋण दिलवाने का काम किया है। सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत हजारों छोटे व्यापारियों को कोरोना काल में दोबारा खड़े होने का मौका सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सागर जिले की सुर्खी सीट पर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत पिछले कई दिनों से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर सम्मेलन, लोकार्पण, उद्घाटन और रामशीला यात्रा के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व विधायक पारुल साहू ने भी सुर्खी विधानसभा के जलंधर माता मंदिर में पूजन दर्शन कर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। पहले दिन पारुल साहू ने लगभग 4 गांव में घर घर जाकर समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान पारुल साहू ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मेरा एक ही मकसद रहा है, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास काम हो। बीजेपी ने पारुल साहू पर पलटवार करते हुए कहा, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 10 से 12 लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और वो सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस से मेरा टिकट फाइनल हो गया है। लेकिन जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ने पारुल साहू को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुर्खी सीट से पारुल साहू उम्मीदवार हो सकती है कांग्रेस की। और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मकसद रहा है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा विकास काम हो। जो आम जनता की समस्या है उसको हल करने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। इस बार भी अगर मैं मैदान में उतरी हूं तो केवल एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करूंगी और ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य करूंगी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मेरे ध्यान में जितने हैं अभी तक लगभग 10 से 15 लोग तो ये कह के जनसंपर्क कर रहे हैं कि मेरा टिकट फाइनल हो गया, मुझे टिकट दे दिया कांग्रेस ने। तो ये कांग्रेस का छलावा नेताओं के साथ जैसा होता है और जनता के साथ होता है। सुर्खी में तो हर 2 दिन में कोई जनसंपर्क करता है और जनसंपर्क करके घर बैठ जाता है। मुरैना जिले में दिमनी विधानसभा से कृषि राज्य मंत्री और दिमनी से संभावित बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया को बंधा गांव में जनता के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते गिरिराज दंडोतिया को स्कूल की इमारत के भूमि पूजन कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा। भूमि पूजन से पहले ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मंत्री वापस जाओ के नारे भी लगाए, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां पर पहले पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। पर जब ग्रामीण नहीं माने तो कृषि राज्य मंत्री को उस गांव में जाने का कार्यक्रम ही कैंसिल करना पड़ा। हालांकि बीजेपी नेता इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी इस विरोध से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो काले झंडे दिखाने वाले लोग कोई योजना के अंतर्गत, षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो कांग्रेस से मिले हुए होंगे या उनके ही कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, तो वो लोग आ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं दिखा सकते हैं, लोकतंत्र है ही। मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनावों की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन नेताओं के दौरे को लेकर सियासत गर्म है। चंबल अंचल में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल होर्डिंग्स पॉलिटिक्स यहां पर शुरू हो गई है। ग्वालियर में सचिन पायलट के समर्थन में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें होर्डिंग से गुर्जर समाज के नेता ने कांग्रेस पर तंज कसा है। होर्डिंग में लिखा है कि सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दिन रात मेहनत करवाई, सीएम वृद्ध गहलोत को बना दिया, जबकि गहलोत पायलट को निकम्मा और नकारा कहा करते थे। लेकिन अब गुर्जरों का वोट चाहिए, इसलिए उनके नेता को चंबल में बुला रहे हैं।
ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का दौरा प्रस्तावित है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि वो कब आएंगे, लेकिन उससे पहले ग्वालियर की सड़कों पर देखें तो राजनीति शुरू हो गई है। इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिस पर सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं गुर्जर समाज के जो नेता हैं देवेंद्र गुर्जर, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है कि धोखेबाजी और कितना करेगी कांग्रेस युवा सचिन पायलट के साथ में। उन्होंने साथ साथ लिखा भी हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दिन रात मेहनत करवाई, सरकार बनाई और मुख्यमंत्री वृद्ध गहलोत को बना दिया, हक और अधिकार मांगा तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का पक्ष छीन लिया गया और नकारा निकम्मी और स्वाभिमान समाज का वोट कांग्रेस को चाहिए। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब सचिन पायलट ग्वालियर आने वाले हैं तो इस तरह के होर्डिंग्स हैं ग्वालियर शहर के बाकी अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिल रहे हैं जो एक राजनीति का बड़ा केंद्र भी बन गए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने एक जनहित याचिका दायर की है। के मिश्रा ने कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर ये याचिका दायर की। के मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के मिश्रा की ओर से याचिका में आरोप है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के चलते कार्यक्रमों पर रोक है, लेकिन कलेक्टर और SP ने 22 अगस्त से शहर में बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम होने दिया। कोरोना वायरस के लिए बनाई गई गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। गाइडलाइन के तहत संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और केस दर्ज किए जाएं। की गाइडलाइन को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करते हुए 31 अगस्त उसकी डेडलाइन निर्धारित की थी। भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर ग्वालियर ने उस डेडलाइन को 14 को समाप्त कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यक्रम हो सके। तो ये सीधी तौर पर उल्लंघन है। काफ़ी दस्तावेज हमने जो प्रामाणिक तौर पर हैं लगाए हैं और हमें उम्मीद है कि उन पर एक्शन होगा। तो मध्य प्रदेश की सियासत के हर पहलू पर सबसे पहले नजर हमारी और सबसे पहले खबर हम आपको देंगे चुनावी चौसर में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।